नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभित एकेडमी में। इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट के साइंस के पेपर के बारे में। जिससे आप लोग जानते हैं, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था साइंस का प्रैक्टिस सेट 5वां। ठीक है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट 6ठा। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे आप लोग जानते हैं अगर प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर लें तो हमारे क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में सही हो जाते हैं। यानी कि 30 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं 30 नंबर के, तो ये मानकर चलिए आपके 25 से प्लस मार्क्स में आ जाते हैं अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, उस पर जाकर आप क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम पेज पर जाना चाहें तो वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पेज पर जाने के बाद आपको सर्च करना है पर शोभित एकेडमी। आप टेलीग्राम लोड कर लीजिए, उसमें सर्च करेंगे जब शोभित एकेडमी, वहाँ पर जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा इसमें निकल कर आता है, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी, रंगीन और छोटा, वास्तविक सीधा, रंगीन और छोटा, वास्तविक उल्टा, श्याम एवं श्वेत और छोटा, वास्तविक उल्टा, रंगीन और छोटा। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका डी, वास्तविक उल्टा और छोटा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें नीचे दिया भी गया है, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा होता है। प्रतिबिंब का रंग बिंब के रंग का होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। समूह दिया है, पुंकेसर के भाग दिए हैं, स्त्री केसर के भाग दिए हैं। ठीक है, पहला दिया है परागकोश तंतु, उसका स्त्री केसर के भाग दिए हैं अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। फिर पुंकेसर के दिए गए हैं अंग परागकोश, पंखुड़ी, और स्त्री केसर के दिए गए हैं परागकोश, बाह्यदल, वर्तिकाग्र। पुंकेसर के दिए गए हैं यहाँ पर वर्तिकाग्र और तंतु, स्त्री केसर के भाग दिए गए हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और बाह्यदल। उसके बाद पुंकेसर के भाग दिए गए हैं वर्तिका, अंडाशय, और स्त्री केसर के भाग दिए गए हैं परागकोश और तंतु, अंडाशय। ठीक है, हमें इसमें बताना है जिस समूह में पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग सही सही हों वह हमें बताना है। ठीक है, तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है ए, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं परागकोश, तंतु, अंडाशय, वर्तिकाग्र या वर्तिका। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही निकल कर आता है। इसमें पुंकेसर के भाग होंगे परागकोश और तंतु, और जो स्त्री केसर होगा उसके भाग होंगे अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी गया है, पुंकेसर पुमंग का वह भाग है जो पादप के नर जननांग कहलाते हैं। एक पुमंग में कम से कम एक या अधिक पुंकेसर हो सकते हैं। एकल पुंकेसर का आधारीय पुंकेसर तंतु तथा शीर्ष भाग परागकोश में विभक्त किया जाता है। स्त्री केसर को अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र में विभक्त किया जाता है। अंडाशय आधारीय भाग जबकि वर्तिकाग्र शीर्ष भाग है जिस पर परागकण क्रिया के दौरान परागकण आकर ठहरते हैं। अतः दी गई तालिका में समूह ए में पुंकेसर तथा स्त्री केसर के भाग सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानीपूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें मूसला जड़ें और समांतर सिरा विन्यास है, मूसला जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास है, रेशेदार जड़ें, जालिका रूपी सिरा विन्यास है, रेशेदार जड़ें, समांतर सिरा विन्यास है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि रेशेदार जड़ें होती हैं और समांतर सिरा विन्यास होते हैं। इसमें ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है, यदि किसी घास के पौधे को सावधानीपूर्वक उखाड़कर निरीक्षण किया जाए तो उसकी रेशेदार जड़ें तथा उसकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास प्रेक्षित होगा। घास एक बीजपत्री आवृत्ति बीज पादप है जो ग्रेमनी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम आपको बताना है। घड़ियाल है, ऑक्टोपस है, कछुआ है या स्टारफिश है। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका डी, यानी कि स्टारफिश। स्टारफिश जब भोजन करती है तो उसके मुख से आमाशय बाहर निकल आता है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। स्टारफिश संघ इकाई नोडमेटा का सदस्य है। इन जंतुओं के आमाशय को जठराग्नि, जठरनिरग्मी तथा जठरनिरग्मी, अधनाल या पाचक ग्रंथियों में विभक्त किया जा सकता है। स्टारफिश में किसी अन्य कठोर कवचयुक्त जंतु के शिकार के समय भोजन ग्रहण करते समय संपूर्ण जठराग्म तथा आमाशय को बाहर पलटने की अद्भुत क्षमता होती है। यह प्रक्रम शारीरिक पेशियों के संकुचन तथा पृगही तरल के दबाव द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र की लंबाइयों का अनुपात है 8:1, 5:1, 1:5 और 1:8। तो सही अनुपात निकल कर आता है बी, 5:1। क्षुद्रांत और बृहदांत का अनुपात होता है 5:1। इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। एक वयस्क मनुष्य की क्षुद्रांत या छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, जबकि बृहदांत्र की लंबाई 1.5 मीटर औसत 5 फीट है। इस प्रकार बृहदांत्र एवं क्षुद्रांत की लंबाइयों का अनुपात 25:5 या 5:1 विकल्प आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका पहला 97 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सामान्य ताप पर सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर मनुष्य का तापमान होता है। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये सूत्र होता है आपका सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। अब कुचालक क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम हो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, उसे कहा जाता है कुचालक। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है वायु, लकड़ी, प्लास्टिक। उसके बाद ऊन, लकड़ी, आयरन। इसमें तो होता है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है जल, कापर, लकड़ी। ये भी गलत हो जाएगी। कापर जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बह सकते हैं, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित हो। उसके बाद वायु, एल्युमिनियम, इसमें भी बह सकता है। सही ऑप्शन आपका निकल कर आएगा ए। ठीक है, क्योंकि ना तो वायु, ना तो लकड़ी, ना तो प्लास्टिक, इसमें ऊष्मा जो है आसानी से ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक। यानी कि लकड़ी जिससे है, मान लो आपने एक तरफ इसको गर्म किया, जला दिया, इधर ये गर्म नहीं होती। इस प्रकार ये क्या होती है? विद्युत की कुचालक। यही प्लास्टिक में भी होता है। ठीक, इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। जिन वस्तुओं में विद्युत ऊष्मा का प्रवाह ना हो उसे कुचालक कहते हैं, जैसे वायु, लकड़ी और प्लास्टिक इत्यादि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र समीर का कारण है दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, रात्र में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना, और डी रात्र में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका पहला, यानी कि दिन के समय समुद्र का जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना क्या कहलाता है? समुद्र समीर। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल गर्म हो जाता है। स्थल की वायु भी समुद्र की वायु से अधिक गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है, फैलकर हल्की हो जाती है तथा हल्की होकर ऊपर उठती है। अतः स्थल पर निम्न वायुभार तथा समुद्र पर उच्च वायुभार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार दिन के समय समुद्र में से स्थल की ओर आर्द्र तथा ठंडी वायु चलती है, जिसे समुद्र समीर कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख, आपके पास 3 परख नलियाँ ए बी सी में फिनाप्थिलीन विलयन है। परख नली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड और सी में आसुत जल की 2 से 3 बूंदें डालने पर तुरंत पश्चात यदि आपके प्रत्येक परख नली के विलयन का रंग प्रेक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन परख नलियों के विलयनों के रंग इस प्रकार हैं। ठीक है, जब 3 परख नली थी, तीनों में हमने अलग अलग डाला। एक में फिनाप्थिलीन विलयन है तीनों में, सबसे पहले हमने डाला है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरे में डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरी में डाला है बूंदें। तो जो कलर आएगा वो किस प्रकार निकल कर आएगा उसके बारे में पूछा है। तो देख सकते हैं इसमें, देखिए पहला इसमें दिया गया है जो पहला होगा वो रंगहीन होगा, दूसरे में गुलाबी होगा, तीसरा रंगहीन होगा। पहला गुलाबी होगा, बी में फीका हरा होगा, सी में रंगीन होगा। ए में रंगीन होगा, बी में रंगीन होगा, सी में गुलाबी होगा। ए में फीका होगा, बी में गुलाबी होगा, सी में गुलाबी होगा। सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका ए, यानी कि ए में रंगहीन होगा, बी में गुलाबी होगा, सी में भी रंगहीन होगा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। फिनाप्थेलिक एक सूचक है, यह जलीय तथा अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है तथा क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। परख नली ए में HCl रंगहीन होगा, बी में क्या हो जाएगा, गुलाबी रंग हो जाएगा और सी क्या हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी जब परख नली में फिनाप्थेलिन हो तब। ठीक है, HCl मिलाएंगे रंगहीन, उसके बाद NaOH मिलाएंगे गुलाबी रंग, आसुत जल मिलाएंगे तब भी रंगहीन रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की 1 बूंद पहले नीले लिटमस पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है। वह यह परीक्षण करेगा कि नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। नंबर बी है, नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। तीसरा है, लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। और चौथा है, नीला लिटमस पेपर रंगहीन हो जाता है और लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, इसमें बी ऑप्शन आपका सही निकल कर आता है। नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। ठीक, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का एक मिश्रण है जो थैलोफाइटा समूह के लिथेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः यह सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जो नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता जबकि लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए ऐसे ऐसे रखा रहने दें। इसके पश्चात परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर क्रम है, यह हमें बताना है। तो पहला है बजरी, मृतिका, बालू, ह्यूमस, उसके बाद जल। ठीक, बी ऑप्शन देखिए हमें दिया गया है, बालू, बजरी, मृतिका, जल, ह्यूमस। उसके बाद देखिए हमें ऑप्शन दिया गया सी, मृतिका, बालू, बजरी, ह्यूमस, जल। उसका दिया गया बजरी, बालू, मृतिका, जल और ह्यूमस। तो सही ऑप्शन में आपका जो निकल कर आता है वो डी निकल कर आता है, बजरी, बालू, मृतिका, जल और ह्यूमस। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। बगीचे की मिट्टी को बीकर में डालकर हिलाने पर एवं उसे कुछ देर पुनः स्थिर रखने पर तली से शीर्ष की ओर क्रमशः बजरी, बालू, मृतिका, जल, ह्यूमस की परतें प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए दोमट और बलुई, मृणमय, बलुई और मृणमय, मृणमय और दोमट। तो सही ऑप्शन इसमें जो आपका निकल कर आता है वो आता है डी, मृणमय और दोमट। ठीक है, देख सकते हैं इसमें नीचे दिया भी गया है। दोमट मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यह रेत एवं चिकनी मिट्टी के कणों का मिश्रण है। दोमट मिट्टी में वृद्धि करती हुई जड़ें आसानी से भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। दोमट मिट्टी में गेहूँ, बाजरा, जौ, दलहनी फसलों की पैदावार अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में रखी हो रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो सही ऑप्शन में जो आपका निकल कर आता है आ जाता है डी, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। कॉपर के प्लेट को नम वायु में रखने पर यह वायुमंडलीय CO2 की नमी तथा O2 के साथ क्रिया करके हरे रंग के क्षारीय कॉपर कार्बोनेट परिवर्तित हो जाता है, यानी कि 2CO + CO2 + H2O + O2 गिव्स आउट COCO3 + CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? कैलोरी प्रति ग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, जूल, किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो सही ऑप्शन इसमें जो निकल कर आता है आपका आता है डी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक में व्यक्त किया जाता है। 1 ग्राम ईंधन के पूर्णतया दहन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा को ईंधन का कैलोरी मान कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कार्यांतरण वृद्धि करके वैस बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो कैल्शियम, ऑक्सीजन, आयोडीन या खनिज। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, आयोडीन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं लिखा भी है। थायराइड ग्रंथि के उचित रूप से क्रियाशीलता के लिए आयोडीन के निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। अतः कार्यांतरण हेतु टैडपोल मेढक के बच्चे के वृद्धि के लिए आयोडीन युक्त आवश्यक है, आयोडीन युक्त जल आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, डीजल, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG या पेट्रोल। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का ऊष्मीय मान 45.5 mg प्रति किलोग्राम तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का ऊष्मीय मान 46.11 mg प्रति किलोग्राम तथा पेट्रोल का ऊष्मीय मान 45.8 mg किलोग्राम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जल वाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग कितनी प्रतिशत? हमारी जो इसमें प्रतिशतता है ये हमें बताना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका बी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें पाया जाता है वो पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है 78% और ऑक्सीजन होता है 20.9%। इसके अलावा जो अन्य गैसें होती हैं लगभग 1%। इसीलिए सही ऑप्शन में हो जाएगा 1। यहाँ पर देख सकते हैं 1% में CO2, CH4, AR और O3 यानी कि ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो बाकी जो गैसें होती हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अलावा वो 1% ही पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? ठीक है, ये हमें बताना। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए हैं एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष या थायराइड। तो शर्करा या मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करने कौन करता है? आप लोग सभी लोग पता होगा, अग्नाशय। सही ऑप्शन में निकल कर आता है अग्नाशय ग्रंथि जो होती है हार्मोन को स्रावित करती है। यहाँ पर देख सकते हैं अग्नाशय शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। मधुमेह इंसुलिन से नियंत्रित होता है, जबकि इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग के लैंगरहैंस-की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने
के ढंग से अन्य से भिन्न है? स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी यानी कि घर्षण बल। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा भी गया है। स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा चुंबकीय बल प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि घर्षण बल प्रकृति में नहीं पाया जाता है। यह दो वस्तुओं के बीच गति का विरोध करने वाला बल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हमें दिया गया है कोई व्यक्ति गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं कर रही है, हमें बताना है। एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष या थायराइड। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका डी यानी कि थायराइड। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति गाइटर नामक व्याधि से ग्रसित है, ठीक है, तो उसकी थायराइड ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। थायराइड मानव शरीर का एक प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गर्दन के नीचे हिस्से में होती है। छोटी सी यह ग्रंथि शरीर में हार्मोन का निर्माण करती है और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित बनाए रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हमें पढ़ाते हैं को, पहला ऑप्शन है बच्चे के परिवेश में जुड़ा होना चाहिए, बी है विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए, और उसके बाद सी है बच्चे को समझ आने के योग्य होना चाहिए, और डी है बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका 141 का सी यानी कि बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय क्रम अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों में सही क्रम में हमको बताना है। ठीक है, जो सही क्रम में नहीं लगे उन्हें बताना है। बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। मापनीय बेलन के अल्पतमांक न्यूनतम माप को लिखिए। फिर दिया गया बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। तो इसमें पहला जो आपका होना चाहिए क्रमांक, जो पहला सही होना चाहिए यानी कि पहला क्रमांक जो इसमें आना चाहिए वो तीसरा यानी कि इसको होना चाहिए पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमें होना चाहिए चौथा यानी कि इसको, और तीसरे नंबर पर होना चाहिए दूसरे को, और इस पर होना चाहिए चौथे नंबर पर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पहला क्या करेंगे, मापनी बेलन में अल्पतांक न्यूनतम माप को रखेंगे। दूसरे में बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालेंगे और पाठ्यांक लिखेंगे। तीसरे में बेलन को में पानी भीतर तागे के साथ ठोस को लटकाएंगे, और चौथा क्या है, बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। सही क्रम इसमें निकल कर आता है आपका सी यानी कि तीसरा, उसके बाद चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला। यहाँ पर देखिए मापनीय बेलन का प्रयोग करते ठोस के आयतन को मापने का सही विकल्प सी के अनुसार होना चाहिए। यही हमने आपको बताया, तीसरा होना चाहिए पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन से पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। पहला ऑप्शन दिया है दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, गृह कार्य कम विज्ञान प्रश्नोत्तर पद्धति, गृह कार्य कम प्रश्न पद्धति। सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी यानी कि परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है, उसे परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। पहला प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, बी है साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना, सी है विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझाना, डी है प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है ए यानी कि प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों को अर्जन करना। ठीक है, इसमें देख सकते नीचे दिया भी गया है, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को, फिर रिक्त स्थान है, पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? पहला ऑप्शन है कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में। उसके बाद विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में। फिर सी है शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने में। और डी है आपका शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों में। तो सही ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें निकल कर आता है आपका पहला, यानी कि कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। नीचे यहाँ देख भी सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में, शिक्षार्थियों की मदद करने पर बल देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि उसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए। उसका दिया गया उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। सी दिया गया है उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। डी दिया गया उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, यानी कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, इसमें देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? इसमें इस प्रकार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके। बी दिया गया शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों करके, अच्छा गृह कार्य करवा कर और विभिन्न उपविषयों पर अधिक सामूहिक चर्चा आयोजित करके। सही ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें निकल कर आ जाता है बी, यानी कि शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करा के। यहाँ पर देख सकते हैं पदार्थों का पृथक्करण विषय पर शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर सबसे अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देना चाहिए। बी है विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। और सी है कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। और डी है विज्ञान विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, यानी कि विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। ठीक है, यहाँ दे सकते हैं नीचे दिया भी गया है। विज्ञान के संदर्भ में रचनावाद का अर्थ है कि विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप शामिल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों को जो सही क्रम में नहीं का निष्पादन करने के लिए कहती है। पहला है कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए। दूसरा है विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए क्या होता है। तीसरा है लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए। और चौथा है तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। ठीक है, इनको सही क्रम में लगाना है। तो इसमें जो पहला आपका होगा वो हो जाएगा ये तीसरा वाला, और दूसरा आपका हो जाएगा ये चौथा, और तीसरा आपका हो जाएगा पहला, और चौथा आपका हो जाएगा ये दूसरा। ठीक है, अब देखिए पढ़ लेते हैं इनको। तो देखिए हमें जो दिया गया है पहला, तो पहला क्या होगा, लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए। दूसरा क्या हो जाता है, तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। तीसरा हो जाता है कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए। और चौथा हो जाता है विद्युत प्रवाहित कीजिए, देखिए क्या होता है। सही क्रम हो जाता है, यानी कि सही क्रम होना चाहिए पहले तीसरा आना चाहिए, उसके बाद चौथा आना चाहिए, फिर पहला आना चाहिए, फिर दूसरा आना चाहिए। ठीक है, यानी कि तीसरा चौथा पहला दूसरा। देख सकते हैं किसमें दिया गया है, तीसरा चौथा पहला दूसरा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सही ऑप्शन आपको दिखेगा बी। विद्युत चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है, जिसका वर्णन बी के अनुसार सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति का उदाहरण देती है
उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है। पहला है गतिमान कार में बैठे और लड़के की कार के अनुसार। दूसरा है मेरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति। तीसरा है विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति। और डी है बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, यानी कि विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिया भी गया है। विद्युतीय घंटी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, इसलिए विद्युत घंटी के हथौड़े की गति का उदाहरण गति संबंधित है, परंतु समय का प्रकरण पढ़ाते समय गलत उदाहरण है। तो सही ऑप्शन में हो जाता है सी। ठीक है, इस प्रकार आपका जो ये साइंस का प्रैक्टिस सेट था, इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले जो हमने सेट बनाए हैं नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पेज शोभित एकेडमी पर जाएंगे टेलीग्राम में, और वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप आसानी से लोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप PDF इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।